बेटा आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बेटा नीट में लगभग 1 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। 1 क्या 2 to 5 क्वेश्चंस, 2 to 5 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं बेटा। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, तो उसमें हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप याद कर सको। नहीं याद तो उसके बाद भी होता है तो फिर आप हमसे बात करोगे, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है ना। तो दूसरी चीज की चैप्टर बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है उसमें, लर्निंग मतलब याद करने वाली चीज है, लेकिन हम उसको भी इजी वे में बताएंगे ताकि आपको इजीली याद हो सके, है ना। आज ध्यान रखेंगे कि हमारा बैक कैमरा चल रहा है बेटा फोन का मेरे, इसलिए आप जो कुछ भी लिखते हो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं टाइम टू टाइम 10-5 मिनट के बाद पूछता रहूंगा, तो आप लोग बताते रहना कि हाँ समझ में आपको सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो तो हम लोगों ने लिविंग वर्ड में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा कि टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन में किस का कितना रोल है ना। तो सबसे पहले बेटा क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल ने क्लासिफाई करने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल के पहले किसी ने ट्राई नहीं किया, बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, किया था, बट हम एरिस्टोटल से पढ़ते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का काम जो किया था वो किया था एरिस्टोटल ने, है ना। एरिस्टोटल ने क्या किया बेटा कि सभी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स। किंगडम नहीं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। तो उसने क्या किया बेटा एनिमल्स को एरिस्टोटल ने डिवाइड किया दो तरह से। पहला तो डिवाइड किया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि रेड ब्लड पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, दो ग्रुप बना दिया उन्होंने, है ना। तो इसमें दो ग्रुप बना दिया बेटा, वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स, नॉट एन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जिसमें कि रेड ब्लड पाया जाता है, उसको उन्होंने नाम दिया इनाइमा, है ना। इनाइमा मतलब इनाइमा इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच हैव रेड ब्लड, मतलब इनाइमा किसको बोलेंगे बेटा, इनाइमा में रेड ब्लड प्रेजेंट, मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरा ग्रुप बनाया उन्होंने एनाइमा, है ना, जिसमें कि रेड ब्लड एब्सेंट। समझ में आ गया बात। मतलब एरिस्टोटल ने बेटा एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड टू कैटेगरी में डिवाइड किया, इनाइमा एंड एनाइमा। एनाइमा वे एनिमल्स जिसमें कि रेड ब्लड नहीं पाया जाता, इनाइमा जिसमें कि रेड ब्लड पाया जाता है। इसके बाद बेटा एनिमल्स को ही उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट मतलब कहां पे वो रहते हैं, जहां पे रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एनिमल्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला aquatic, those organisms which are live in water। दूसरा ऑन लैंड, तो जो लैंड पे रहते हैं बेटा उनको क्या नाम दिया, टेरेस्ट्रियल
टेरेस्ट्रियल फॉर्म, और तो हवा में रहते हैं, हवा का मतलब बिल्कुल हवा में नहीं है ना, पेड़ पे अपना नेस्ट बना के रहते हैं, उड़ने वाले है ना, उनको दिया एरियल, है ना, ये तीन ग्रुप बनाया उन्होंने। अब क्या किया उन्होंने, प्लांट्स को भी डिवाइड करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज, प्लांट्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है बेटा हर्ब्स, दूसरा आता है श्रब्स, एंड थर्ड वन इज ट्रीज। हर्ब्स में हर्बेसियस प्लांट जो वीक प्लांट होते हैं बेटा, ट्री को जानते हो आप, तो ये बहुत बड़े होते हैं, और श्रब्स उन दोनों के बीच का, मतलब कि झाड़ियां इसको बोलते हैं, श्रब को झाड़ियां बोलते हैं ना, बीच वाले प्लांट। हर्ब्स मींस जो वीक प्लांट, से कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्पिनच हो गया, ये सारे हर्ब्स हैं ना। ट्री जानते हो, श्रब जानते हो आप, ठीक बात है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, आपको सारी बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई तो लिखो एस। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक जो मैंने बताया? नो, ठीक है, वेरी ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। सर वॉइस ठीक है, देखता हूं मैं अभी, ठीक है, ठीक है, क्लियर ठीक है बेटा, वो और क्लियर कर देता हूं मैं। इसके बाद बेटा सेकेंड पे आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब पहला जो किंगडम वाइज क्लासिफिकेशन आया बेटा, वो आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन given by लीनियस। देख लो, वही लीनियस है जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस इन 1758। आपको ईयर याद न भी रहे तो कोई बात नहीं, है ना। 1758। अकॉर्डिंग टू लीनियस, all organisms can divided into two groups or two kingdom on the basis of presence and absence of cell wall। मतलब इनका जो बेसिस था बेटा डिवाइड करने का, वो था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, है ना। सेल वॉल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिवाइड किया। पहला जिसमें कि सेल वॉल पाया जाता हो, सेल वॉल प्रेजेंट, एंड सेकेंड वन इज सेल वॉल एब्सेंट। जिसमें सेल वॉल पाया गया बच्चों, उनको उसका नाम दिया उन्होंने प्लांटी, और ये है किंगडम बेटा, है ना, किंगडम प्लांटी। और दूसरा किंगडम एनिमेलिया, है ना। तो प्लांटी में किसको रखा उन्होंने? दो ऑर्गेनिजम्स विच है सेल वॉल, है ना। और जो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाया जाता वो एनिमेलिया, जिसमें पाया जाता है वो प्लांटी। बहुत ही आसान है, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब उन्होंने ये बताया बेटा कि इसमें कि सेल वॉल पाया जाता है ना, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेटा। वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं बेटा। एंड एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स,
फॉर देयर फूड। इनको किसने रखा बेटा, बोला इनको हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ये दो किंगडम बना दिए उन्होंने, प्लांटी और एनिमेलिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने रख दिया। आप सोचो क्या ये सही है, क्या ये सच होगा? नहीं, अभी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। फंगी के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं बताई जिसमें कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यूग्लिना का नाम सुना है आपने, यूग्लिना का नाम है ना, तो उसके लिए कहीं इन्होंने इसे जगह नहीं बनाई। कैसे नहीं बनाई? देखो बेटा, यूग्लिना का नाम आपने 9th में सुना होगा बेटा। देखो ये है यूग्लिना, ऐसा होता है यूग्लिना, ठीक है। एक लंबा सा इसमें फ्लैजेला होता है, एक छोटा सा होता है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये जो यूग्लिना है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो मैं थोड़ा सा बता रहा है बेटा। ये जो यूग्लिना है बेटा, ये अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, मतलब अपना फूड बना लेता है, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक बात है। और लाइट के एब्सेंस में बेटा ये जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब यूग्लिना डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, यूग्लिना में न्यूट्रिशन जो है बेटा दोनों है, ऑटोट्रॉपिक भी है एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक भी है, इसलिए यूग्लिना को हम बोलेंगे मीसोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तो यूग्लिना के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बनाई इन्होंने, आप देख रहे हो। दूसरी चीज, बैक्टीरिया जो आप जानते हो, बैक्टीरिया थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग कि वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं बनाई, ठीक बात है ना। तो these are the demerit of two kingdom classification system given by Linnaeus। तो इसको हम 1 by 1 करके लिख लेते हैं, है ना, ताकि ठीक रहेगा। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बोलता हूं डीमेरिट। जल्दी फटाफट से कॉपी करो, इसको कॉपी करो। कॉपी कर लिया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। डीमेरिट लिखो, डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिखिए, demerit of two kingdom classification। demerit of two kingdom classification system। demerits बेटा पहला क्या होगा, मैंने अभी यूग्लिना का नाम लिया था। यूग्लिना कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? हेटेरोट्रॉपिक, है ना, या उसको हम बोलते हैं बेटा माइक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यूग्लिना के लिए नो प्लेस, यूग्लिना शो मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सो MYXO लिख सकते हैं या MYXO भी लिख सकते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है बेटा। देयर इज नो प्लेस फॉर यूग्लिना। सेकेंड डीमेरिट क्या होगा, ड्रॉबैक इसका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, दैट इज दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके लिए क्या है बेटा, नो प्लेस, कोई भी जगह नहीं है इसके लिए, बैक्टीरिया के लिए कोई भी जगह नहीं है। फंगी के लिए बेटा तीसरा, फंगस जानते हो आप लोग ना, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है बेटा, इसके लिए भी उन्होंने कोई प्लेस नहीं बनाया। देयर इज नो प्लेस फॉर फंगी, कोई किंगडम नहीं था इनके लिए, है ना। क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेटिक होता है, हम लोग एलगी में पढ़ेंगे क्लेमाइडोमोनास, चाहो तो उसको भी लिख लो, क्लेमाइडोमोनास। अब आप ये मत पूछना कि कहाँ कैसा होता है, ये क्या करता है, ये है ना, आगे
आगे पढ़ने वाले हैं, आगे आएगा, ठीक है ना। क्ले माइक्रोमोनास बेटा ये होता है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, unicellular eukaryote. There is also no place for Chlamydomonas. तो हो गया बेटा, ये ड्रॉबैक हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। इसके बाद आया थ्री, लिख लिए थे ना, मैंने मिटा दिया बेटा, ध्यान दिया नहीं मैंने, लिख लिए थे ना सारा। चलो कोई नहीं, हाँ तूने नहीं लिखा था, चलो लिख लो, मैं फिर से बोल देता हूँ। ये प्रोकैरियोट है, नो प्लेस बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, नो प्लेस फंगी, नो प्लेस, है ना, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, नो प्लेस, लास्ट वाला नहीं लिखा होगा, क्लेमाइडोमोनास। सेकेंड वन इज बेटा, ये थर्ड जो होगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये नाम पूछता रहता है बेटा बार बार हर साल, है ना, अक्सर पूछता रहता है, तो याद रखना है कि कौन सा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस पे दिया था, है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, है ना। ये अर्नस्ट वो नहीं है जिसको हम क्या बोलते थे लिविंग वर्ड में, डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, वो नहीं है, वो क्या है, अर्नस्ट मेयर था बेटा। यहाँ पे अर्नस्ट क्या है, हैकेल है, स्पेलिंग चेंज है, HAECKEL, है ना, इन्होंने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन 1866। ईयर ना भी याद हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। इन्होंने क्या किया बेटा, एक नया किंगडम बनाया, जैसा कि आप जानते हो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइडेड इनटू टू किंगडम पहले ही, है ना, ऑलरेडी प्लांटी एंड एनिमेलिया, ऑलरेडी ये तो हमारे पास फाइव किंगडम पहले से। इन्होंने जो किंगडम बनाया वो बनाया बेटा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा एक नया किंगडम बना दिया इन्होंने। किसने बनाया, अर्नस्ट हैकेल ने बनाया। और इस किंगडम में बेटा उन्होंने रखा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल जितने भी थे उनको किस में रख दिया गया बेटा, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। चल भाई, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पा रहा था, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसको निकाल के इन्होंने अलग कर दिया, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक को में रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, एलगी वगैरह को, तो अब इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है क्या, इसका भी कुछ डीमेरिट है क्या, इसका डीमेरिट है क्या, आपको क्या दिमाग में आ रहा है बेटा। देख, इसमें भी बैक्टीरिया के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कोई जगह नहीं है, फंगस के लिए कोई जगह नहीं है, जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। तो डीमेरिट्स में लिखिए आप, डीमेरिट्स में लिखना है, क्या लिखे, पहला बोथ, है ना, बोथ बैक्टीरिया एंड फंगी जो हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, उसको क्या किया इन्होंने, कोई जगह तो नहीं बताई, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उनको किसी न किसी एक को कंसीडर करना बेहद जरूरी ही था। तो दोनों को बेटा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दोनों को एक ही कैटेगरी में यहीं पे रख दिया था, है ना। तो बोथ, लाइट चली गई, दिख रहा है, both bacteria and fungi placed in same
किंगडम, कौन सा सेल किंगडम, सॉरी प्लांटी, है ना, प्लांटी। या कुछ लोग बोलते हैं बेटा इनके लिए कोई जगह ही नहीं था, है ना। अच्छा, न्यूक्लिएटेड एंड एन्यूक्लिएटेड मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया टाइम में पढ़ा होगा थोड़ा सा आप लोगों ने, तो बैक्टीरिया मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। बैक्टीरिया जो होता है बेटा वो प्रो कैरियोटिक सेल होती है, और प्रो कैरियोटिक सेल और यू कैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और सेल ऑर्गेनेल्स का, और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मेनली ये डिफरेंस तो आपको याद होगा कि एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है, यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक बात है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इन्होंने जो रखा था, इन्होंने इस फंगी को मिटा देते हैं पहले, है ना, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो इसको मैं हटा देता हूँ, डी मिनट में फिर से लिख देता हूँ, है ना, डी मिनट में पहला फिर से लिख देता हूँ बेटा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को दोनों को उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया था, ये ड्रॉबैक है ना। तो लिख दे बोथ बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट placed in same किंगडम। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि उन्होंने क्या किया बेटा, बैक्टीरिया को और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को दोनों को उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया था। तो ये तो ड्रॉबैक हुआ ना, क्योंकि आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को एक ही जगह पे आपने रख दिया, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बेटा। और फंगस के लिए अभी भी कोई प्लेस नहीं है, ऐसा लिख लो। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सबको समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया सर, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ना। अरे रिकॉर्डेड के चक्कर में अभी मत पढ़ो, क्योंकि मैं बात करूंगा ना बाद में, सर आ गया, ठीक है। अब लिखो बेटा, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अब लिखो 4 किंगडम। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, बहुत ही स्लो, है ना, मतलब आप समझ लो यही कि 4 क्लास मिला के ना, अगर वैसे तो फिजिकल क्लास होती तो एक ही क्लास में हम पढ़ा देते और आपको समझ में भी आ जाता, है ना। तो नेक्स्ट है बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज 4 किंगडम classification given by Copeland, है ना, COPELAND, Copeland, है ना, in 1956 ईयर में भी याद है तो चलेगा। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। अब आप लोग बता सकते हो बेटा कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें इन्होंने कौन सा क्लास दिया होगा, कौन सा क्लास इन्होंने दिया होगा। इन्होंने दिया था बेटा मोनेरा, है ना, क्या दिया था बेटा, मोनेरा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि पहले से हमारे पास ये था एनिमेलिया। एनिमेलिया में किसको रखा गया था बाद में, अब और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, देख लो, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, और दूसरा था हमारा कौन सा किंगडम,
प्लांटी था, इसमें भी यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर, मतलब ऑल आर, बट ऑल आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब इसमें ऑटोट्रॉफिक को रखा गया था। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मेनली आपको याद रखना है प्लांटी में। तीसरा हमारे पास है पहले से बना हुआ प्रोटिस्टा, है ना। और अब नया किंगडम एक दिया गया बेटा, उसका नाम है मोनेरा। किसने दिया था? कोपलैंड ने। इसमें भी अभी थोड़ी सी हिस्ट्री है, बट वो मैं नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। कि मोनेरा जो है बेटा, मोनेरा का नाम ये पहले था, कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में इसका नाम चेंज किए थे मोनेरा, बट आप ये ऐसे याद रखोगे कि मोनेरा तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एलिमेरिया आता है। अब इस मोनेरा में क्या रखा गया और प्रोटिस्टा में क्या था जानते हो? प्रोटिस्टा में था यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, और मोनेरा में क्या रख दिया गया बेटा? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक। देखो प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। अब एक मेजर प्रॉब्लम रह गया फंगस का, बाकी तो सॉल्व लगभग हो ही है। वैसे 100% तो अभी भी नहीं है, कोई भी चीज है नहीं, बट वैसे देखो, है ना, सॉल्व हो गया, काफी हद तक सॉल्व कर लिया हम लोग। यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में हमने जब रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लग गया बस, है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेपरेट हो गए, बिल्कुल क्लियर कट, है ना। लेकिन अभी भी हम जानते हैं बेटा, अभी भी जानते हैं इसमें फंगस के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसका डी पेरिस लिख लेते हैं। डी पेरिस का क्या है बेटा? डी में फंगाई, है ना, फंगी विच आर हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा? हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा? सैप्रो, है ना, विच आर सैप्रोट्रॉफिक, देयर इज नो प्लेस फॉर फंगी, नो प्लेस, अभी भी कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया बेटा? बाद में क्या किया कि जब देखा कि इसमें कोई जगह नहीं बन रही है, तो उन्होंने प्लांटी में कंसीडर कर लिया। किसमें? प्लांटी में, है ना। उसके लिए कोई जगह तो इसमें है नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया बेटा? प्लांटी में कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे स्टार लगा के मैं लिख दूं, है ना। ये जो नो प्लेस के लिए तो हम अपने लिए लिख दिए हैं, है ना। कंसीडर इन किंगडम प्लांटी, मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने किसमें रख दिया था? कोपलैंड में बेटा। फंगस को किसने रखा था? प्लांटी में। जब ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, और फंगस क्या होता है बेटा? हेटेरोट्रॉफिक। बात तो बनी नहीं बनी, लेकिन उसमें रख दिया। फोर्थ किंगडम, अप टू फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया। साउंड, क्या हुआ साउंड को भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको, समझ में सबको आ रहा है। साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं है। साउंड के लिए मैं क्या करूं यार? चलो कोशिश करता हूं कि साउंड अच्छी आ जाए। अब ईयर को, इसको ना ब्लूटूथ को, चलो देखो, अब आता है बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन given by RH, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, RH
विटेकर इन 1969, आर.एच. विटेकर है ना, इन 1969। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी भी यही फॉलो होता है, जबकि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 7 किंगडम, 8 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आ चुका है बेटा। लेकिन आज भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, और आपके एनसीईआरटी में भी इसी को फॉलो किया गया, इसी को फॉलो करते हुए सारी चीजें लिखी गई है बेटा एनसीईआरटी में। तो कुछ तो इसमें खास बात होगी आगे विटेकर में, जिन्होंने की इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। वो रीजन ये था बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया था बेटा कि कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया कि हम किसके बेसिस पे सारे किंगडम्स को डिवाइड करेंगे, है ना। तो हर एक किंगडम का एक अलग फीचर इन्होंने डिसाइड किया सभी का, है ना। तो चलते हैं, जो फीचर्स इन्होंने यूज किए पहले उसको लिखते हैं बेटा। पहला काम किया उन्होंने बेटा, क्राइटेरिया जो रखा वो था सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब होता है बेटा कि वो सेल है कैसी, कैसी है का क्या मतलब है कि सेल क्या है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया डिसाइड किया उन्होंने। दूसरा, टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना बेटा। अब सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का या और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना, बैक्टीरिया में ही सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक बात है। तो सेल मेम्ब्रेन उसके बाहर है, किसी सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर है, या सेल वॉल है ना, सेल में सेल वॉल पाई जा रही है। और सेल वॉल की टाइप थोड़ा सा अगर हम आपको याद हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपने 9th में पढ़ा था बेटा कि जो फंगस होता है, फंगस का जो सेल वॉल होता है बेटा, देखो पहली बात तो ये है कि सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक बात है। सेल वॉल प्लांट सेल में भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सेल वॉल आर्किया बैक्टीरिया में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो सेल वॉल है बेटा, इसका नेचर अलग अलग होता है, इसका नेचर अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है बेटा, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन्स है, अगर नाम सुना हो तो ठीक है, तो आगे पढ़ने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया है बेटा तो पेप्टिडोग्लाइकेन्स है। और अगर मान लो आर्किया बैक्टीरिया है अगर, तो आर्किया बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन्स नहीं है, उसकी जगह पे अननोन पॉलीसैकेराइड्स है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब डिफरेंट है। अगर फंगस है बेटा, उसका सेल वॉल डिफरेंट होता है, काइटिन का बना होता है, अगर आपको याद हो तो 9th का, काइटिन का बना होता है मेनली। और प्लांट का सेल वॉल जो होता है बेटा, वो होता है किसका बना होगा, केवल सेलुलोज का नहीं, मेनली सेलुलोज होता है, बाकी हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, पता नहीं क्या क्या होता है, और बहुत सारे चीजें होते हैं, तो सेलुलोज का। तो ये रहा सेल वॉल में डिफरेंस। तो सेल टाइप हो गया, सेल वॉल, इसको हम हटा के आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैं सेल वॉल लिख देता हूं, सेल वॉल है ना, सेल वॉल का टाइप एंड कंपोजिशन, टाइप एंड कंपोजिशन, ठीक बात है। ये हो गया क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया आपने देखा। तीसरा उन्होंने जो यूज किया बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल की बनी हुई है या टिश्यू की बनी हुई है या ऑर्गन की बनी हुई है, ऑर्गन लेवल तक का बना हुआ है, या ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है,
ये बात शायद समझ में ना आई हो तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो आपने पॉलीफेरा का नाम 9th में सुना था कि पॉलीफेरा, आपने किंगडम कई सारे फाइलम पढ़ा है आपने। पॉलीफेरा, निडेरिया जिसको सिलेंडेटा बोलते थे, उसके बाद आता है टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम हो गए बेटा, है ना, ये फाइलम हो गए। तो अब पॉलीफेरा में देखें, ये इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने रखा हुआ है ना, क्लासिफिकेशन में। तो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप हाइड्रा की बात करते हो, मतलब कि निडेरिया में जाते हो तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके आगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में बढ़ते हो तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के आगे बढ़ोगे बेटा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल कौन सा है उसका भी यूज उन्होंने किया था। These are the criteria which used by R.S. Whittaker in 5 kingdom classification system। अभी 3 क्राइटेरिया हमने आपको बताई है, ठीक है। चौथी क्राइटेरिया हो है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मुझे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो सकता है बेटा, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, केमोऑटोट्रॉपिक हो सकता है, जो केमिकल से अपना फूड बनाते हैं बेटा, है ना। सैप्रोट्रॉपिक, दो ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको क्या बोलते हैं उसको सैप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का उन्होंने यूज किया था क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया आपको सब लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था बेटा, वो तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन बेटा मैं इसको लिख के मिटा दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो गलत है, ये नहीं था। विटेकर ने बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज नहीं किया था, क्योंकि एक बार नीट के क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है क्वेश्चन बेटा, which of the following criteria do not used by R.S. Whittaker, और उसका आंसर था बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप अच्छी तरह से याद रखना बेटा कि रिप्रोडक्शन जो है वो R.S. Whittaker ने यूज नहीं किया था। लिख के मैंने बताया, आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छा, इसके बाद एक और है बेटा कि which of the following criteria mainly used by, मतलब mostly used by the R.S. Whittaker, तो उसका आंसर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे कोई इसमें मेनली तो कोई कुछ नहीं है, बट वैसे कहने के लिए कुछ लोग बोल देते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मेन क्राइटेरिया थी जो R.S. Whittaker ने यूज किया था। मेन क्राइटेरिया है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज और उन्होंने यूज किया था बेटा, इकोलॉजिकल रोल, है ना। मतलब इकोलॉजी में आप पिरामिड्स पढ़े होंगे, इकोसिस्टम पढ़े, थोड़ा बहुत जानते होंगे। इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में बेटा किस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, तो इकोलॉजिकल रोल। नेक्स्ट मैं क्राइटेरिया लिखता हूं बेटा, इको लॉजिकल रोल, और लास्ट जो है बेटा उसको मैं स्टार के साथ बनाता हूं। यहाँ पे स्टार मैंने लिखा है इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टार मैं यहाँ पे लगा दूं क्योंकि यही मेन था, और ये भी मेन ही है, दूसरा सेकेंड, है ना। तो ये था बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का यूज किया था उन्होंने। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगी समझाने में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, चलो मैं कोशिश करता हूं, अगर समझ में आ जाए तो बोलना कि हाँ सर समझ में आ गया, है ना। चलो देखो, फाइलोजेनेटिक को समझने की कोशिश करते हैं पहले। ये सब तो आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। फाइलोजेनेटिक बेटा A, B, C एंड D, ये 4 ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। 4 ऑर्गेनिज्म हैं जो देखने में एक ही जैसे दिख रहे हैं, हमको लग रहा है एक ही जैसे, मान लो, ठीक है।
अब हमें ये देखना है बेटा कि ये जो ए ऑर्गेनिज्म है, किसी एक को हम बेस मान ले, अगर ए को मान ले या डी को मान ले, चलो डी को मान लेते हैं, हम ये देखते हैं कि डी सी से कितना सिमिलर है और बी से कितना सिमिलर है। इसका क्या मतलब हुआ, बी और सी के 5 कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं और बी सी और डी के बेटा 5 कैरेक्टर्स आपस में मैच करते हैं और बी और डी के 15 कैरेक्टर्स आपस में मैच करते हैं। बात समझ में आई? और ए के 20 कैरेक्टर्स और डी के 20 कैरेक्टर्स आपस में मैच करते हैं। बात ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, ए बी सी डी 4 ऑर्गेनिजम्स हैं, सी और डी के 5 कैरेक्टर सिमिलर है बेटा, मतलब एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, बी और डी के 15 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, ए और डी के 20 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि डी के सबसे नियरेस्ट कौन है, ए है, और ये जो कैरेक्टर्स हमने चूज किए बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, है ना, सिम्टम्स जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं बाहर से जो देखने में दिखते हैं, या एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स जो सेल के अंदर है या बाहर है, वो सारे कैरेक्टर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी के जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, पूर्वज जो रहे होंगे बेटा पहले के, वो कॉमन रहे होंगे, ऐसा, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स ज्यादा मैच कर रहे हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि ए इज नियरेस्ट टू डी, है ना, ए और डी दोनों इस बी और सी से ज्यादा पास में है, तो हम ये बोलेंगे बेटा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप बेटा, ये शो क्या करता है बेटा, ये जो 20 हमने लिखा है ये क्या शो कर रहा है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ये इसके ज्यादा नियरेस्ट है। इसका अगर ध्यान रखा जाए बेटा तो क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन में कौन किसके ज्यादा नजदीक है, जैसे कि हम बंदर के ज्यादा नजदीक है कि गाय के, बता सकते हो आप लोग, है ना, ये तो बहुत आसान है ना। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख के हम बता सकते हैं कि चिंपैंजी और गोरिल्ला, है ना, दोनों बहुत ही नियरेस्ट होते हैं, उनके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है 99%। मुझे लगता है ये क्राइटेरिया सबको समझ में आ गई। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो, लिखो, क्योंकि यही तो समझना है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो वो लिख सकता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में न आया हो, आ गया सर, ठीक है, निशांत को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट, अच्छा केपी लास्ट पॉइंट बता रहे बेटा, केपी लास्ट पॉइंट बताना है अभी, और किसी को, और कोई बच्चा जिसको समझना है। फ्रंट कैमरा चला दो सर। अच्छा फ्रंट कैमरा से आ गया समझ में, ठीक है ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब ऐसा करते हैं, ठीक है, लास्ट पॉइंट में फिर से रिपीट करता हूं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट पॉइंट में, लास्ट वाला पॉइंट में फिर से रिपीट करता हूं बेटे। आप बोल रहे हो बेटा फ्रंट कैमरा चलाने के लिए, फ्रंट चला देंगे तो थोड़ा सा ये क्लियर नहीं आता है बोर्ड, इसीलिए मैंने बैक चलाया हुआ है, ठीक है ना। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, समझ में आ जाएगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में समझाने जा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा। देखो ओरिजिनल एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं, उसे बाद में आता वो आप अभी समझ लो बेटा। एक ऑर्गेनिज्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइलेनो बैक्टीरिया बोलते हैं। ये सभी लोग कॉपी करेंगे, इसको सभी लोग कॉपी करेंगे।
ठीक बात है ना, सब लोग कॉपी करेंगे। ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी या साइनोबैक्टीरिया हम बोलते हैं, ये बैक्टीरिया होता है एक तरह का बेटा, और इसके सेल के एनालिसिस के बाद हमें ये पता लगा है, हम जानते हैं बेटा कि ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना, मतलब आप ये समझ लो कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये आया था, ठीक है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये 50 के पहले आया था, मतलब 50,000 साल पहले ये आया था, आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। एग्जैक्ट कब आया था वो बाद में इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे प्लस टू में। 50,000 साल पहले ये धरती पर आया था, आप ऐसा मान लो, ठीक बात है। और यही ब्लू ग्रीन एलगी बेटा आज भी पाई जाती है, बीजीए आज भी पाया जाता है, ठीक बात है। अच्छा, अब बेटा है क्या, कुछ ग्रीन एलगी भी पाए जाते हैं, है ना, ये तो ब्लू ग्रीन एलगी है ना, कुछ ग्रीन एलगी भी पाए जाते हैं, ग्रीन एलगी पाए जाते हैं। और इनकी एनालिसिस के बाद ये पता चला है बेटा कि इसमें ग्रीन एलगी में और ब्लू ग्रीन एलगी में काफी सिमिलरिटी है। कैसी सिमिलरिटी, उनके सेल्स के कंपोनेंट्स, पिगमेंट्स का, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सिमिलरिटी है ना, साइटोप्लाज्म की सिमिलरिटी कंपोनेंट्स की। और ये जो आया ग्रीन एलगी वो 10,000 साल पहले ब्लू ग्रीन एलगी से सेपरेट होकर बना था। समझ में आ गई बात, मतलब ग्रीन एलगी का डेवलपमेंट कहां से हुआ, ब्लू ग्रीन एलगी से ही डेवलप होकर कुछ मेंबर्स ग्रीन एलगी में कन्वर्ट हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है बेटा, 10 लोग गांव में रहते हैं, 10 फ्रेंड है गांव में रहते हैं, आज उसमें से 4 लोग चले गए बॉम्बे, 20 साल के बाद वो लोग बदल नहीं जाएंगे, है ना, पता ही नहीं लगेगा कि ये मतलब यहाँ पे भी लोग जाते थे, उनका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, है ना, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह से बेटा ग्रीन एलगी जो है ब्लू ग्रीन एलगी से सेपरेट होकर बनी थी 10,000 साल पहले, आज के 10,000 साल पहले। ये हमने पता कैसे लगाया बेटा, इनके सेल की स्टडी करके, ठीक बात है ना, यही होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक बात है। अब देखो यहां पर एक चीज और है कि इसी में से बेटा कुछ ब्लू ग्रीन एलगी 20,000 साल पहले 20 के पहले निकल के और वो बना लिए थे बेटा ब्राउन एलगी, ब्राउन एलगी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ब्राउन एलगी। और लगभग 30,000 साल पहले 30 के पहले कुछ ब्लू ग्रीन एलगी निकल के बना लिए थे बेटा रेड एलगी, रेड एलगी, ठीक बात है। इसकी समझ में बता देता हूं, आपको नोट करना है, ये आपके काम आएगा। साइनोबैक्टीरिया है, मान लेते हैं 50 के पहले वो आए थे, डेवलप हुए थे, 30 के पहले बेटा इसमें से कुछ निकल के रेड एलगी बन गए, 20,000 साल पहले कुछ निकल के ब्राउन एलगी बन गए, 10,000 साल पहले निकल के कुछ लोग कुछ ब्लू ग्रीन एलगी ग्रीन एलगी में कन्वर्ट हो गई। आप बताओ ये डायग्राम ब्लू ग्रीन एलगी के सबसे नियरेस्ट किसको बता रहा है, रेड एलगी को कि ब्राउन एलगी को कि ग्रीन एलगी को, तो आंसर आपका होगा ग्रीन एलगी, ठीक है ना। तो यही है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब इन चारों का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये डायग्राम बता रहा है। मुझे लगता है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया है वो लिखेगा कि अभी समझ में नहीं आया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। 20K में 20K मतलब 20,000 साल पहले,
ब्राउन एल्गी आई थी बेटा, ब्राउन एल्गी, ये मैंने ब्राउन लिखा हूं, ये जो है ना ब्राउन लिखा हूं, BROWN। ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी हम आगे प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो? ठीक है, अब चलो इनको हम क्लासिफाई कर देते हैं बेटा, है ना। इनको हम 5 किंगडम बताया था ना मैंने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बेटा। और ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं, सबको बनाना है ना। एक मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया बेटा, वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। अब इसमें बेटा देखो, इस लाइन के ऊपर हम सारा यूकैरियोटिक सेल दिखाएंगे, यूकैरियोटिक, मैंने ये यूकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, और इस लाइन के नीचे जो है हम प्रोकैरियोटिक सेल दिखाएंगे। ये लाइन के नीचे प्रोकैरियोटिक और लाइन के नीचे यूकैरियोटिक, ठीक है ना। और ये जो लाइन बता रही है बेटा, ये पूरी लाइन जो बता रही है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन मतलब ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन बताएगा। इस लाइन के नीचे प्रोकैरियोटिक है, इस लाइन के ऊपर यूकैरियोटिक है, ठीक बात है ना। तो अब फटाफट देखो बेटा, मैं यहाँ पर ऐसे मैंने बना दिया, मैंने ये क्या है, मोनेरा। मोनेरा में किसको रखा उन्होंने, मोनेरा में किसको रखा बेटा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है देख रहे हो, और ये यूनिसेलुलर है, मतलब इस लाइन के नीचे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक बात है ना। मोनेरा में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, मिक्स्ड है, मतलब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, इसमें बैक्टीरिया सारे आएंगे, ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, है ना, सारा है। अब एक और डायग्राम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो कुछ इस तरह से, ध्यान देना। और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ऐसे एक लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है ना। और इस लाइन पे मैंने ऐसे बना दिया। तो ये वाली जो लाइन है देखो, ये लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो है बेटा, क्या बता रहा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, क्योंकि सारे यूकैरियोटिक है। तो ये क्या है, हो गया बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है बेटा, ठीक बात है ना। अब इसमें क्या आते हैं बेटा, बैक्टीरिया, इसमें क्या आएंगे बेटा, बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है। अब यहां से कुछ बैक्टीरिया डेवलप होके बेटा वो बना लिए, क्या हमने बोला था ना आपसे, हमने बोला था कि बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्स्ड है, मतलब भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है और सेप्रोट्रॉपिक भी है, सारे हैं, ठीक है ना। तो बेटा कुछ मोनेरियंस मतलब कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक जो थे वो डेवलप होके क्या बना लिए बेटा, डाइएटम्स और यूग्लिनॉइड्स। क्या बना लिए बेटा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाइएटम्स यूग्लिनॉइड। और यूग्लिना जानते हो बेटा, यूग्लिना जानते हो, वो क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक होता है। लेकिन ये डाइएटम्स और यूग्लिना क्या है बेटा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल है।
ठीक है। अब इसी बैक्टीरिया में से बेटा कुछ ऐसे थे जो डेवलप हो गए बेटा किसमें, स्लाइम माउल्स में। किसमें डेवलप हो गए बेटा, स्लाइम माउल्स में। स्लाइम माउल्ड, MOULD, माउल्ड, समझ रहे हो। ये स्लाइम माउल्ड आपको अभी समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे लगातार ग्रो होते रहे और प्रोकैरियोटिक थे, बाद में वो यूकैरियोटिक बन गए और मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही रहा उनका, उनको हम स्लाइम माउल्ड बोलते हैं। मतलब अभी आगे पढ़ेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही। स्लाइम माउल्ड्स क्या होते हैं बेटा, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अभी तो थोड़ा सा बस याद रखना है आपको, ठीक है ना। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। अच्छा, अमीबा आप जानते हो, अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोअन्स है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है इससे डेवलप होके क्या बना लिए बेटा, क्या बना लिए, प्रोटोजोअन्स, है ना। प्रोटोजोअन्स मतलब इसी में से कुछ अमीबा और पैरा मीशियम में कन्वर्ट हुए। तो अब देखो, डाइएटम्स, यूग्लिना, स्लाइम माउल्स, अमीबा और पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्रोटिस्ट्स हैं। मतलब ये जो किंगडम देख रहे हो बेटा, ये जो किंगडम देख रहे हो, ये कौन सा किंगडम है, प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है बेटा, प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो वो प्रोटिस्ट जो क्या करते थे बेटा, फोटोसिंथेटिक थे, वो डेवलप होके बाद में उन्होंने क्या बना लिया, प्लांट्स बना लिए। ये देखो, ये देखो, ये प्लांट्स मतलब किंगडम प्लांटी, प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हो गए। जो सड़ी गली चीजों पे ग्रो करते थे, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पर स्लाइम माउल्स, पहले वो बैक्टीरिया थे, बाद में ये कन्वर्ट हुए और ये कन्वर्ट हो गए बेटा फाइनली जाके किंगडम फंगी। फंगी, समझ रहे हो। मतलब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था बेटा, सैप्रोट्रॉपिक। और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे, मतलब अमीबा और पैरामीशियम, वो डेवलप होके क्या बना लिए बेटा, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, हेटेरोट्रॉपिक है। देख रहे हो, इधर इस लाइन के ऊपर क्या हो गया बेटा, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। देखो, अब देखो समझ इसका, देखो आप चुपचाप एक बार फिर से। ये जो है बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम मोनेरा है। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक आएंगे, ये बात समझ में आ गई, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक से। उसके बाद प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। देखो ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और इसी के कुछ मेंबर्स डायरेक्टम्स और यूग्लिना, ये सब प्लांट हायर प्लांट्स में कन्वर्ट हुए। स्लाइम माउल्स जैसे कि फंगी में कन्वर्ट हो गया। अमीबा और पैरामीशियम जैसे कि उनका इवोल्यूशन होकर के उसमें इवोल्यूशन हुआ तो क्या बन गए वो, किंगडम एनिमेलिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि ये पहले मोनेरियंस आए, फिर प्रोटिस्टियंस आए, उसके बाद प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया आया। तो ये लाइन ऑफ डायरेक्शन है कि नहीं, ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हो रहा है। दूसरी बात ये है बेटा इसमें, how many kingdoms are belongs to eukaryote? How many kingdoms belongs to eukaryote? Answer दो, how many kingdoms belongs to eukaryote?
फोर, बहुत अच्छे दीप्ति, फोर, बहुत बढ़िया। तो इसको बेटा हम लोग गुड, बहुत अच्छा। योगेश शर्मा, टू कैसे बेटा, टू कैसे, फोर होगा ना, फोर होगा। देखो यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक, प्लांटी है यूकैरियोटिक, फंगी है यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया यूकैरियोटिक। टोटल 4 किंगडम है यूकैरियोटिक में। बात समझ में आई? अब एक चीज देखो आप, जो इकोलॉजिकल ग्रोथ था बेटा सबका हमने यूज कर दिया इसमें, है ना, बाकी बचा कुछ हम आगे यूज करते रहेंगे। इकोलॉजिकल रोल में यही है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजी में क्या रोल है इनका, मतलब कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है। देखो ये जो है एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, और ऐसा नहीं कि एनिमल्स सारे एनिमल्स प्लांट के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स भी तो CO2 के लिए सारे एनिमल्स पे डिपेंड है ना। हाँ ये अलग बात है कि उनका काम चल जाएगा, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं चलेगा बेटा, उनको भी CO2 चाहिए होता है ना। फंगी क्या करते हैं बेटा, इसके वजह भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नुकसान पहुंचाते हैं फंगी, हाँ है ना, इनका बेनिफिशियल रोल भी है एनवायरनमेंट में, है ना, इकोलॉजी में। तो मुझे लगता है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, और लाइन ऑफ डायरेक्शन समझ में आ गया आपको, यूकैरिया समझ में आ गया। यूकैरिया मींस यही 4 यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करने वाले किंगडम को हम यूकैरिया बोलते हैं बेटा, और ये प्रोकैरिया है, मतलब प्रोकैरियोट से बिलोंग करने वाला है। अब इसका भी ड्रॉबैक है बेटा, इसके भी डीमेरिट्स हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी डीमेरिट्स हैं जो हमको लिखना है और नीट में पूछा जाता है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डीमेरिट बताओ आप, तो मुझे लगता है वो हम अगली क्लास में करेंगे। के लिए पहले तो आप ये बताओ, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो लिखने में